नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और वह है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। और इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। तो इनका जीवन परिचय शुरू करने के पहले आप लोग फटाफट एक कार्य करिए कि अपने मित्रों को जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर न किए हों वह शेयर करें। और हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, बेहद परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं टॉपिक पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले सबसे पहले हम जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? जयप्रकाश भारती का जीवन परिचय। शुरू करते हैं हम। तो टॉपिक लें जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय। जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय के संदर्भ में जाने कि बाल साहित्य के क्षेत्र में बाल साहित्य के सफलतम साहित्यकार अगर कहा जाए, बाल साहित्य के इन्हें सफलतम साहित्यकार जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1936। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1936 में मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ अर्थात उत्तर प्रदेश। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1936 मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय के पहले सबसे पहले हमें क्या जानना है? इनका जन्म तो कब हुआ? 1936 में। और देखा जाए तो इन्हें बाल साहित्य का सबसे सफलतम लेखक के रूप में भी जाना जाता है। का जन्म मेरठ के उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिताजी का नाम रघुनाथ सहाय, जो एडवोकेट थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? रघुनाथ सहाय। एडवोकेट थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? रघुनाथ सहाय। एडवोकेट थे इनके पिताजी। लेकिन एडवोकेट के साथ साथ इनके संदर्भ में अभी जानते रहिए कि रघुनाथ सहाय एडवोकेट तो थे, लेकिन सबसे पुराने कांग्रेसियों में भी इनका नाम शुमार होता है। सब पुराने कांग्रेसी भी थे और साथ ही साथ समाज सेवी थे। पुराने कांग्रेसी के साथ साथ समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। समाज सेवी थे, एडवोकेट और कौन? समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। जन्म हुआ था कहाँ? मेरठ। कहने का मतलब मेरठ में जन्मे जयप्रकाश भारती का जो शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा जो इन्हें मिली, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो इन्होंने बीएससी की थी। क्या किया? बीएससी। इनकी शिक्षा बीएससी करने के बाद इनका सबसे बड़ा समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान जो जाना जाता है वह है कि साक्षरता के प्रसार प्रचार में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनका सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम कार्य की तरफ बढ़ें, कार्य को देखा जाए तो इनका जो कार्य था
साक्षरता के प्रसार प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया। साक्षरता के लिए इनके द्वारा क्या किया गया? अपने निःशुल्क प्रौढ़ रात्रि पाठशाला, अपने निःशुल्क प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का संचालन किया। क्या किसका संचालन किया? निःशुल्क प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का संचालन इनके द्वारा किया गया। प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का संचालन किया गया। इसके बाद इनके द्वारा जो और कार्य किए जा रहे हैं, संपादन के क्षेत्र में देखा जाए तो संपादन कला विशारद की संपादन कला विशारद की पढ़ाई करके, इसका पढ़ाई इनके द्वारा पढ़ा गया। संपादन कला विशारद की पढ़ाई करके दैनिक प्रभात, इस पढ़ाई को करने के बाद किसका? संपादन कला विशारद की डिग्री लेने के बाद दैनिक प्रभात और नव भारत टाइम्स, दैनिक प्रभात और नव भारत टाइम्स पत्रकारिता का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। दैनिक प्रभात और नव भारत टाइम्स का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसका क्या किया? व्यवहारिक प्रशिक्षण इनके द्वारा प्राप्त किया। किसमें? दैनिक प्रभात नव भारत टाइम्स में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस बाल साहित्य का इस देश के साहित्यकारों के बीच से अगर यह परिचर्चा की जाए तो इस बाल साहित्य का महान लेखक जिनकी मृत्यु 2005 में हो जाती है, इस साहित्यकार, बाल साहित्य का साहित्यकार के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने वाले इस साहित्यकार की मृत्यु कब हो जाती है? 2005 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 2005 में इनकी मृत्यु के बाद मृत्यु हो जाती है। अब इनके साहित्यकार पर हम देखें, इनकी साहित्य पर यूनेस्को और भारत सरकार के द्वारा अनेक इनके साहित्यों पर पुरस्कार दिया गया, इन्हें पुरस्कृत किया गया। तो यूनेस्को ने किस साहित्य पर इनको पुरस्कृत किया है, वहां हम इसकी चर्चा करते हैं। तो कहने का मतलब यूनेस्को और भारत सरकार के द्वारा, यूनेस्को और भारत सरकार के द्वारा इनके रचनाओं को पुरस्कृत किया गया। तो यूनेस्को द्वारा जो पुरस्कृत किए गए रचनाएं हैं, उन रचनाओं में अगर हम देखें तो इनकी प्रमुख रचना है पहली हिमालय की पुकार। यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत जो है वह है, कौन सी है? हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार। अनंत आकाश, दूसरा क्या है? अनंत आकाश। अनंत आकाश।
तीसरा अथाह सागर, अथाह सागर। यह रचनाएं किसके द्वारा पुरस्कृत की गई हैं? यूनेस्को के द्वारा पुरस्कृत की गई हैं। अब हम आते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जिन रचनाओं को पुरस्कृत किया गया है वह महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं। भारत सरकार से पुरस्कृत रचनाएं इनकी कौन सी हैं, इनकी कृतियां कौन सी हैं? तो इनकी अन्य कृतियों में देखा जाए जो भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया है वह है विज्ञान की विभूतियां। पहला है विज्ञान की विभूतियां, विज्ञान की विभूतियां। इनके द्वारा भारत सरकार द्वारा देश हमारा देश, देश हमारा देश, देश हमारा देश, चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें। यह महत्वपूर्ण रचनाएं जो इनकी कृतियां हैं जो यूनेस्को के द्वारा पुरस्कृत हुई, भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत की गई। इन पुरस्कृत कृतियों के अलावा भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अन्य जो पुरस्कृत हुई हैं रचनाओं में वहां देखा जाए तो अन्य प्रकाशित रचनाएं इनकी हम अगर देखें तो अन्य प्रकाशित रचनाएं, इनकी अन्य प्रकाशित रचनाओं के संदर्भ में हम लोग जाने कौन कौन सी इनकी अन्य प्रकाशित रचनाएं हैं। भारत सरकार और यूनेस्को द्वारा रचित होने के बाद जो पुरस्कृत हुई हैं इनके अलावा भी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो हैं वह कौन कौन सी हैं? अन्य प्रकाशित रचनाएं, इनकी अन्य प्रकाशित कृतियां। अन्य प्रकाशित कृतियों में देखा जाए सरदार भगत सिंह, अन्य प्रकाशित कृतियों में है सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। हमारे गांव के प्रतीक, हमारे गांव के प्रतीक, हमारे गांव के प्रतीक। ये थे हमारे बापू, ये थे हमारे बापू, ये थे हमारे बापू। लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। इनकी ऐसी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां उपलब्ध हैं। इसमें भी है बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ, बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान, भारत का संविधान। जयप्रकाश भारती जी जहां लेखक के रूप में प्रसिद्धता को प्राप्त किए वहीं एक अच्छे पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। एक सशक्त लेखक के रूप में जहां इनकी पहचान बनती है वहीं एक सशक्त पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो अब हम जयप्रकाश भारती का जीवन परिचय के पढ़ने के बाद हम इनके महत्वपूर्ण निबंध जो कक्षा 10 के महत्वपूर्ण टॉपिकों में है वह है पानी में चंदा, पानी में चंदा और चांद पर आदमी,
पानी में चंदा और चांद पर आदमी। पानी में चंदा और चांद पर आदमी। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, यह जयप्रकाश भारती जी का महत्वपूर्ण शीर्षक है, जिसमें है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। यह प्रस्तुत निबंध जो चांद, पानी में चंदा और चांद पर आदमी पर, यह प्रस्तुत निबंध अगर इसके संदर्भ में हम कहें तो यह प्रस्तुत निबंध जो है वह चंदा और चांद पर आदमी के संदर्भ में लेखक ने पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, चंद्रयान और उसके ले जाने वाले अंतरिक्ष यान चंद्रतल, मतलब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, उस दूरी को ले जाने वाला यान चंद्रयान, और चंद्रयान पर पहुंच करके मानव के द्वारा प्रथम बार जहां कवियों की कोल कल्पनाओं के द्वारा चांद को एक रमणीय, एक सुंदर ताकि का मूर्त मान करके वर्णन किया जाता था, वहीं पर लेखक ने चांद पर मनुष्य के द्वारा पहुंचकर उस धूल दूषित वातावरण का और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। चंद्र इस पर और इसी के संदर्भ में इस निबंध पर लिखा गया है। तो चांद पर, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, दुनिया के सभी भागों में चाहे जो भी देश रहा हो, चाहे सभी देशों के लोगों में, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह बच्चे हों, सब इस बात को लेकर के लालायित से थे, जिज्ञासा अंदर थी कि वह जो कवि की कल्पनाओं में अभूतपूर्व सुंदरता का प्रतीक चंद्रमा था, कब हमारे मिशन के तहत मनुष्य के द्वारा पहुंचा जाए और उसका सहभागी बनने के लिए लोगों में अत्यधिक उत्साह दिखाई देता है। लोग उसके साक्षी बनने के लिए व्यग्र थे। किसका साक्षी? चंद्र तल पर पहुंचे, चंद्रयान के पहुंचने के लिए चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे पुरुष हो, उस चंद्रयान का पहुंचने के लिए सभी लोग व्यग्र थे। और वह व्यग्रता कब था? जिस दिन मनुष्य के द्वारा पहली बार चंद्रयान चंद्र की सतह पर उतरता है। उसी के विषय में लेखक वर्णन करते हुए कहता है कि आज इस धरा मतलब इस पृथ्वी पर दो मानव, आज इस पृथ्वी पर दो मानव इस संकल्प के साथ और इस सच को साकार करने के लिए कृत संकल्प थे। इस संकल्प को साक्षात करने के लिए, चंद्र तल पर पहुंचने के लिए अपने आप में दृढ़ संकल्प थे, कृत संकल्प थे। वह दो वैज्ञानिक, दो मनुष्य
नील आर्मस्ट्रांग, एडविन गाल्डिन। यह दो नाम मानव उसके लिए पूरी तरह से पहुंचने के लिए कृत संकल्प थे। और वह दिन है कब? 21 जुलाई 1969 को। 21 जुलाई 1969 को सुबह ईगल नामक, यहां का भी कह रहा किसके नाम है, कौन सा यान था? ईगल नामक चंद्रयान, ईगल नामक चंद्रयान, ईगल नामक चंद्रयान, ईगल नामक चंद्रयान नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन को लेकर ईगल नामक चंद्रयान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को लेकर चंद्र तल के जल विहीन, यहां कब कह रहा है? चंद्र तल के जल विहीन, चंद्रमा पर जल नहीं है, जल विहीन शांति सागर, किसको कहकर, कौन लेकर? ईगल नामक चंद्रयान ने नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन को चंद्र तल, जो जल विहीन नामक शांति सागर, कहां? शांति सागर पर 1:47, शांति सागर पर कब? 1:47 चंद्रमा पर मानव पहली बार पहुंचा। 1:47 पर किसके द्वारा पहुंचा? 21 जुलाई 1969 को ईगल नामक चंद्रयान के साथ नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन चंद्र तल के जल विहीन शांति सागर के क्षेत्र पर 1:47 पर चंद्रमा पर मानव द्वारा पहली बार पहुंचा गया। मानव द्वारा पहली बार चंद्र तल पर पहुंचा गया। लगभग अगर देखा जाए तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, कल लेखक लिख रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 4 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर, पृथ्वी से चंद्र सतह की दूरी 4 लाख किलोमीटर की दूरी को मानव के द्वारा, इतने किलोमीटर की दूरी को मानव द्वारा 102 घंटे 45 मिनट 102 घंटे 45 मिनट 52 सेकेंड का समय लगा। मनुष्य के द्वारा चंद्र तल पर पहुंचने में जो पृथ्वी से चंद्र की सतह पर पहुंचने में 4 लाख किलोमीटर की जो दूरी तय करनी पड़ी, वह मनुष्य के द्वारा जो समय लग रहा है कितना? 102 घंटे 45 मिनट और 52 सेकेंड का समय लगा। अपोलो 11 को, यहां ध्यान दीजिएगा, अपोलो 11
कोप कैनेडी अपोलो 11 के कोप कैनेडी से 16 जुलाई, कोप कैनेडी क्षेत्र से 16 जुलाई 1969 को छोड़ा गया था। थोड़ा पीछे की इतिहास बताया, कब? 21 अपोलो 11 को कोप कैनेडी से 16 जुलाई 1969 को छोड़ा गया। अपोलो 11 को कोप कैनेडी से 16 जुलाई 1969 को छोड़ा गया और इसमें 3 यात्री शामिल थे। इसके साथ कितने लोग थे? 3 यात्री इसमें शामिल थे, जिसमें पहला नाम है नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा नाम है एडविन एल्ड्रिन। माइकल कॉलिंस। अपोलो 11 के केप कैनेडी से 3 यात्रियों को 16 जुलाई 1969 को भेजा गया। इन्हीं को 1969 में भेज दिया गया। आगे लेखक कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग ने, कौन? नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्र तल से पृथ्वी का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। चंद्र तल से पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहा। चंद्र तल से किसका वर्णन कर रहे हैं? पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहा। क्या कहा? कि यह बहुत चमकीली और सुंदर है। किसके संदर्भ में कहा? चंद्रयान से पृथ्वी का वर्णन करते हुए कह रहा है, लेखक कह रहा है। कहां से? चंद्र तल से। कौन कह रहा है? नील आर्मस्ट्रांग। कि पृथ्वी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं यह बहुत चमकीली और सुंदर है। कौन? पृथ्वी। यह बहुत चमकीली और क्या है? सुंदर है। अब आता थी एडविन एल्ड्रिन। इनके संदर्भ में एडविन एल्ड्रिन ने कहा, यह तो नील आर्मस्ट्रांग ने वहां कहा। अब कौन कहने जा रहे हैं? लेखक के माध्यम से एडविन एल्ड्रिन ने कहा सुंदर दृश्य है। वर्णन कर रहे हैं सुंदर दृश्य है, सुंदर से, और फिर कह रहे हैं सब कुछ सुंदर है। सब कुछ सुंदर है, सुंदर दृश्य है, सब कुछ सुंदर है। आगे कहा, आगे भी ये कुछ और कह रहे हैं कि जब हम उतरे हैं, ये अपने उतरने के संदर्भ में कह रहे हैं, जब हम चंद्र तल पर उतरे हैं उससे कुछ ही दूरी पर, जब ये चंद्र तल पर, एडविन एल्ड्रिन जब चंद्र तल से उतरते हैं उसके कुछ ही दूरी पर बैगनी रंग की चट्टानें दिखी। कौन कह रहा है? जब ये चंद्र तल से उतरते हैं उसके कुछ ही दूरी पर बैगनी रंग की चट्टानें दिखती हैं। चट्टानें, बैगनी रंग की चट्टानें दिखती हैं। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें सूर्य की, चंद्रमा की जो मिट्टी है और वहां चंद्रमा की जो मिट्टी है और वहां जो चट्टानें दिखाई दे रही हैं, क्या दिखाई?
चट्टानें दिखाई दे रही हैं, यह सूर्य के प्रकाश से चमक रही है। लेखक कह रहा है, एडविन गार्डिन ने क्या कहा कि सुंदर दृश्य है, सब कुछ बैगनी रंग की, आगे बता रहे हैं कुछ चट्टानें दिखाई देती हैं और यहां की जो मिट्टी है या जो चट्टानें हैं वह सूर्य के प्रकाश से चमक रही हैं। अब चंद्रयान चंद्रतल पर पहुंचा। अब उसकी स्थित कंडीशन को देखते हुए वहां वर्णन कर रहा है लेखक कि चंद्रयान ठीक स्थिति में है। जिससे गए हैं वह यान क्या है, ठीक स्थिति में है। यह निरीक्षण करके यह देखते हुए कि चंद्रयान अपनी ठीक स्थिति में है, कोई यहां दिक्कत नहीं है, उसका निरीक्षण करते हुए नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रयान से बाहर जब देखा कि चंद्रयान अपने ठीक पोजीशन पर चंद्रतल पर पहुंच गया, तो उसकी ठीक कंडीशन को देखते हुए चंद्रयान से बाहर उन्होंने बाएं पैर को कहां निकाला, बाएं पैर को चंद्रतल पर रखा और बाएं पैर को चंद्रतल पर रखते हुए यह महसूस किया कि जो वैज्ञानिकों के द्वारा यहां के संदर्भ में वर्णन किया गया क्या वह वैसा ही है कि उससे हटकर बहुत सावधानी पूर्वक अपने बाएं पैर को चंद्रतल पर रखते हैं और तब यह तय कर लेते हैं कि वैज्ञानिक जैसा समझे, यह देख रहे हैं जैसा कल्पना किया, जैसा बताया गया ऐसा वैसा है कि नहीं या उससे भिन्न है। भाई पैर रखने के बाद ऐसा स्वस्थ हो जाते हैं कि जैसा वैज्ञानिक ने कहा, पहले तो कल्पना था कि जैसा है वैसा ही है कि उससे भिन्न है, यह सोचते हुए अपने बाएं पैर को नीचे रखते हैं और जब इस बात से पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाते हैं, पूरा कंफर्म हो जाते हैं, तो आसपास में चंद्रयान के समीप ही रह करके कुछ कदम उनके द्वारा चला जाता है और जैसे ही पांव चंद्रतल पर रखा जा रहा है और कुछ दूर उनके द्वारा चला जा रहा है, पांव रखते ही कहा, पांव रखते हुए एक स्टेटमेंट का बहुत ही पॉपुलर है कि पांव रखते ही कहा, यद्यपि यह मानव का, चंद्रमा तल पर जब पांव रख रहे हैं उस संदर्भ में कह रहे हैं कि यद्यपि यह मानव का छोटा सा कदम है। क्या कहा, यद्यपि यह मानव का छोटा सा कदम है, मानव का छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए बहुत ऊंची छलांग है। मानवता के लिए बहुत ऊंची छलांग है, बहुत ऊंची छलांग है। उन्होंने कदम रखते ही कहा मानवता के लिए तो यह एक छोटा कदम, मानव के लिए तो एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए यह एक बहुत ऊंची छलांग है। जब नील आर्मस्ट्रांग चंद्रतल पर अपने कदम को रखते हैं तब उन्होंने यह वक्तव्य दिया था। अब आते हैं एडविन एल्ड्रिन ने मूवी कैमरे से, यहां कह रहे हैं जब यह उनके द्वारा चंद्रतल पर उतरा गया तो एडविन एल्ड्रिन ने अपने मूवी कैमरे से आर्मस्ट्रांग के चित्र लेने शुरू कर दिए। इन्होंने क्या किया, जब वो उतरे तो एडविन एल्ड्रिन ने मूवी कैमरे से नील आर्मस्ट्रांग का चित्र लेना शुरू कर दिया और 20 मिनट बाद
एल्ड्रिन चंद्रयान से बाहर निकला। कितने मिनट बाद? 20 मिनट बाद एडविन एल्ड्रिन 20 मिनट बाद यह चंद्रयान से क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। चंद्रयान से बाहर निकलते हैं। चंद्रयान से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके चलकर देखे, बाहर निकल करके और चलते भी हैं, देखते भी हैं। तब तक जब एडविन एल्ड्रिन चंद्रयान के 20 मिनट बाद बाहर निकलते हैं और देखते हैं, तब तक आर्मस्ट्रांग चंद्र धूल को, चंद्रमा पर जो धूलें हैं चंद्र धूल को एक तात्कालिक नमूना अपने जेब में रख लेते हैं। जब ये लेते हैं, उतरते हैं, उसके पहले एल्ड्रिन जब चंद्रयान से बाहर निकलकर चलते हैं, देखते हैं, उसके पहले ही नील आर्मस्ट्रांग चंद्रधूल को अपनी जेब में रख लेते हैं। इन चंद्र विजेताओं ने, यही तो हुए चंद्र विजेता, नील आर्मस्ट्रांग और कौन? एडविन एल्ड्रिन। इन चंद्र विजेताओं ने चंद्र तल पर भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र स्थापित किया। इन चंद्र विजेताओं ने क्या किया? भूकंप मापी यंत्र को स्थापित किया और लेजर परावर्तक रखा। भूकंप नापी यंत्र स्थापित किया, लेजर परावर्तक रखा, एक धातु फलक भी रखा। यहां क्या है जो रखा जा रहा? धातु फलक को भी यहां रख दिया गया, धातु फलक रखा। यात्रियों और अमेरिकी राष्ट्रपति, ये जो यात्री गए थे, यात्री और कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति, यात्री और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के हस्ताक्षर थे। निक्सन के क्या थे? निक्सन के हस्ताक्षर थे। निक्सन के हस्ताक्षर थे। निक्सन के हस्ताक्षर थे। इसको भी रख दिए। यात्रियों और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के हस्ताक्षर भी वहां रखे। भूकंप मापी यंत्र स्थापित, धातु फलक रखा। जो यात्री थे अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के, वहां हस्ताक्षर भी रख दिए गए। दोनों चंद्र यात्रियों ने अमेरिकी ध्वज तल चंद्र तल पर फहरा दिया। दोनों यात्रियों ने अमेरिकी ध्वज को क्या किया? वहां पर फहरा दिया। ध्वज को तो अमेरिका को फहरा, लेकिन वायु न होने के कारण उस पे, वहां पर वायु नहीं है, वायु न होने का कारण इस ध्वज पर स्प्रिंग को लगा दिया। क्या लगा दिया? स्प्रिंग। वायु न होने के कारण स्प्रिंग लगा, जिससे वह पूरी तरह से खड़ा रहे। वायु न होने के कारण स्प्रिंग को फैला गया। जिस क्षण डगमग करते हुए मानव के पांव के निशान धूल धूसरित अनसुई पटल पर पड़े, तो मानो हजारों साल पहले मानव ने जैसे ही इस चंद्र तल पर कदम रखा, मानव ने अपने हजार सालों से पहले जिन कल्पनाओं में जीता था, जो कल्पनाएं उनके अंदर थी, उन कपोल कल्पित अंधविश्वासों पर प्रहार हुआ। भाई, जिन कपोल कल्पनाओं पर मैया मैं तो चंद्र खिलौना, हमारे ऋषि मुनि उस चंद्र के सतह पर जो एक कल्पनाओं के पीड़ों में डूबे हुए थे, उन कपोल कल्पित कल्पनाओं या और अंधविश्वासों पर प्रहार हुआ। कवियों की कल्पना, जो सलोने चांद सुंदर चांद के रूप में जाना जाता था, वैज्ञानिकों ने उस सलोने चांद को क्या कर दिया? सलोने चांद को बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। जीवनहीन करार
दे दिया। अब चंद्रमुखी कहलाना, अब चंद्रतल पर उसके रहस्य का पर्दा उठ जाने के बाद जो मुख चंद्रमुखी कहा जाता था, चंद्रमुखी की तुलना चंद्रमा से जिसकी तो हमेशा तुलना कवियों ने मुनियों ने किया, उस की बदसूरती और जीवनहीन का होने के नाते उस पर कहा जाए करारा जवाब दिया और उसके रहस्य से उसके रहस्य से पर्दे को पूरी तरह से उठा दिया। जो रहस्य में बना हुआ था वो पूरी तरह से उठ गया। अब कब करा कि अब किसकी यह रुचि होगी भाई, कौन किसकी अब ऐसी रुचि होगी जो चंद्रचंद की इस खूबदरी को अपने ऊपर लाना चाहेगा, जो हमारे कवि लेखकों के द्वारा किया जा रहा था। श्री महादेवी वर्मा ने कहा, पहले पानी में चांद को उतारा। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया जा रहा है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा कहा जा रहा है। महादेवी वर्मा जी ने क्या कहा? महादेवी वर्मा ने कहा कि पहले पानी में पहले चांद को मनुष्य ने मनुष्य ने चांद को कहां उतारा था? तो यही कह रहे, पहले मनुष्य ने पानी में चांद उतारा। पहले मानव ने पहले पानी में चांद उतारा। पहले पानी में चांद उतारा। पहले पानी में चांद को उतारा या चंदा को उतारा जाता है। आज चांद पर मानव पहुंच गया। आज चांद पर मानव पहुंच गया। आज चांद पर मानव पहुंच गया। यह मानव का प्रकृति के रहस्यों का उजागर करने का जो एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा प्रकृति के ही द्वारा मिली गई है, यह उसका पहला नमूना है जो हमारे जीवन की कपोल कल्पनाओं में था, अंधविश्वासों में था, उसे उजागर कर दिया। और यहां महादेवी वर्मा क्या कर रहे हैं? पहले मनुष्य ने चंद को कहां उतारा था? पानी में। आज स्वयं वह चांद पर पहुंच गया। अंतरिक्ष की यह कहानी का वृतांत बताते हुए लेखक कह रहे हैं कि अंतरिक्ष की यह शुरुआत अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष युग का सूत्रपात, अंतरिक्ष युग का सूत्रपात अर्थात शुरुआत, अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर, कब से माना जा रहा है? 4 अक्टूबर 1957। अंतरिक्ष की शुरुआत कब हो रही है? 4 अक्टूबर 1957 को हुआ, जब पूर्व सोवियत संघ ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। तो अंतरिक्ष की शुरुआत कब हो रही है? 4 अक्टूबर 1957 को हुआ, जब पूर्व सोवियत संघ ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का जो गौरव मिला वह मिला यूरी गागरिन को। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का
जो गौरव मिला वह यूरी गार्गिन को प्राप्त हुआ। प्रथम अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव किसको मिला? यूरी गार्गिन को प्राप्त हुआ। और कब? 4 अक्टूबर 1957 में इसकी शुरुआत हो रही है। अंतरिक्ष युग का जो यह प्रारंभ हो रहा है कब से? 1957 से के आरंभ से 11 वर्ष बाद। लेखक कर रहा कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद 11 वर्ष बाद 11 वर्ष अगर पूरा डेट दें 11 वर्ष 9 माह 11 वर्ष 9 माह 17 दिन 11 वर्ष 9 माह 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव उतर गया। यह जो अंतरिक्ष की शुरुआत हुई थी बच्चों कब? 4 अक्टूबर 1900 किसके द्वारा? पूर्व सोवियत संघ अंतरिक्ष स्पुतनिक के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गार्गिन 11 वर्ष 9 माह 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव उतरा। चंद्र तल पर मानव उतर गया। एक लंबी 11 वर्षों के कार्यकाल पर आज मनुष्य चंद्र तल पर पूरी तरह से पहुंच गया। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर 21 घंटे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर 21 घंटे 36 मिनट 21 घंटे 36 मिनट तक कौन कौन? नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ने चंद्र तल पर 21 घंटे 36 मिनट बिताए। उन्होंने लाखों डॉलर का सामान भी वहां छोड़ दिया। कह रहे हैं लेखक कि 21 घंटे 36 मिनट है, साथ ही साथ लाखों का सामान भी छोड़ दिए। इन यात्रियों को सीधे चंद्र प्रयोगशाला में, यहां से जाने के बाद इनको कहां ले जाएगा? चंद्र प्रयोगशाला में लाया गया। चंद्र प्रयोगशाला में लाया गया। चंद्र प्रयोगशाला में लाया गया, जहां कई सप्ताह रहने के बाद, इनको पहली बार जब लाया गया चंद्र प्रयोगशाला में तो सबसे पहले कई सप्ताहों तक इनको किसी से मिलने ही नहीं दिया गया। कई सप्ताह किसी से मिलने जुलने की भी इजाजत नहीं थी। उनके अनुभव का रिकॉर्ड किया गया, चंद्रतल से आए हुए हैं, रिकॉर्ड किया गया। और वैज्ञानिकों ने यह भी जांच कर ली कि उनके साथ उस वहां का कोई ऐसा कीटाणु तो नहीं आ गया या ऐसी कोई बैक्टीरिया नहीं आ गई हो जिससे मानव जात के लिए वहां का जो एटमॉस्फेयर वातावरण है उसके साथ ऐसी कोई बात ना हो जाए जिससे मानव जीवन के लिए यहां खतरा पड़े, साथ कीटाणु ना आए जो मानव जात के लिए क्या हो जाए? घातक हो। उन यात्रियों द्वारा लाई गई, इन यात्रियों के द्वारा क्या क्या लाया गया? धूल, चंद्र चट्टानों के नमूने जो हैं, जो लाए गए थे, वह देश के अनेकानेक देशों में अनुसंधान के लिए भेज दिए गए। किसके द्वारा लाए गए? नील आर्मस्ट्रांग, एडविन के द्वारा जो नमूने लाए गए उन्हें विशेष कहा जाए तो अनेकानेक देशों में उसके अनुसंधान के लिए भेज दिए गए, सौंप दिए गए। अपोलो 11 की सफलता के बाद अपोलो 12 कौन सा आया? अपोलो 11 की सफलता के बाद अपोलो 12 में भी 3 यात्रियों को भेजा गया। कितने यात्रियों को? कब लिख रहा है? 3 यात्रियों को यहां भी भेजा गया। यात्रियों का चंद्र तल पर खोजने के लिए भेजा। और अपोलो 13
13, अपोलो 13 3 यात्रियों को यहां भेजा गया। अपोलो 13 जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अपोलो 13 क्या हो गया था? दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अपोलो 13 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मानव के लिए, पृथ्वी को अगर देखा जाए तो मानव के लिए पालने के समान है। उसके रहन सहन, जीवन स्तर एक पालने के, पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। वह हमेशा पालने के समान है, लेकिन वह मानव का एक नेचर है कि इस पालने में वो हमेशा के लिए इसकी परिधि में बंधकर नहीं रह सकता। पालने के समान है, लेकिन वह इसकी परिधि में बंधकर नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह मनुष्य, अज्ञात कब के लेखक करा, अज्ञात की खोज में वह कहां तक पहुंचेगा? अज्ञात प्रकृति की अदृश्य या भयावह है कि इस जो खोज है, जिसे हम जहां तक नहीं पहुंचाते उसे दैवी शक्तियों से प्रेरित मान लेते हैं। तो कब लेखक लिख रहा है अज्ञात की खोज में वह कहां तक पहुंचेगा, फिर प्रश्न कर रहा है कौन यह जान सकता है। मनुष्य के संदर्भ में लेखक अंतिम लाइन कहते हुए कह रहा है कि यह वसुधैव, यह पृथ्वी हमारे पालने के सदृश, लेकिन इस पालने में मानव को वह कितना दिन तक बांध सकती है, कहने का मतलब बांध नहीं सकती। इस प्रकृति की अदृश्य शक्तियों को खोजने के लिए, उसे जानने के लिए वह कहां तक पहुंच जाएगा, इसके संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह जयप्रकाश भारती का एक महत्वपूर्ण उपन्यास के संदर्भ में बच्चों हम लोग सारांश के रूप में इसकी परिचर्चा किए, और इसी परिचर्चा के साथ हम अपने क्लास को विराम देते हैं और आपसे यह गुजारिश की जा रही है, आपके लिए फायदा भी होगा कि आप अगर अभी तक अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर न किए हों तो जरूर कर दें। तो इसी क्लास के साथ क्लास को समाप्त करते हैं और आपसे अलविदा चाहते हैं। जय हिंद।